अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमेशा हमारे मुल्क में ये बात की जाती है कि 1970 के बाद जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ नहीं हुए। हर जमात को ये शिकवा रहता है, लेकिन जब वो जमात बरसर इक़्तिदार आती है तो इस हवाले से काम नहीं किया जाता। बिल आखिर इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से काम किया और अब जो बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से इंतखाबी इस्लाहात का, उसमें अभी फैसला किया गया है कि आइंदा जो इलेक्शंस होंगे 2023 में वो ईवीएम्स के ज़रिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए। लेकिन इस पर भी अपोजिशन के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हालांकि शिबली फराज साहब ने यह भी फरमाया कि अगर कोई इसको हैक करके दिखा दे तो हम 10 लाख रुपए उसको इनाम देंगे, क्योंकि बिल्कुल नामुमकिन है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। और इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब जो हैं इस मशीन के हवाले से ब्रीफ कर चुके हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो मशीन को देखे बगैर ही रिजेक्ट कर देती है और इस पर बात करना ही नहीं चाहती। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों इस हवाले से इतनी आवाज़ें उठ रही हैं? इवन के शहबाज शरीफ साहब ने तो ये फरमा दिया कि ये एक शैतानी मशीन है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि अपोजिशन इससे इतनी खौफज़दा क्यों है। आज फर्स्ट हमारा जो सेगमेंट होगा इस हवाले से होगा, और इस वक्त जो मुझे एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में शहजाद रज़ा साहब मौजूद हैं। आप एंकर पर्सन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और मेरी राइट साइड पे हुमायूं खान साहब मौजूद हैं, आप तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें वक्त देने के लिए। शहजाद, अगर मैं आपसे ही आगाज़ कर लूँ और आपसे ये पूछ पाऊँ कि हमेशा हम शिकवा तो करते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो साफ़ शफाफ नहीं होते हैं, हमेशा धांधली होती है और ये रोना ख़त्म नहीं होता है कभी भी हमारे मुल्क में नहीं। तो फिर आप क्यों संजीदगी से सब बैठ कर इसके लिए काम नहीं करते हैं? अपोजिशन को इस वक्त क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या खौफ है? देखिए, अभी आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि 1970 के बाद कोई इंतखाबात ऐसे नहीं थे जिसपे तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, वो साफ़ और शफाफ हों। तो इसका मतलब है कि जितने हमने 90 की दहाई में उसके बाद इंतखाबात भुगते हैं वो सारे के सारे मतलब कोई ना कोई उसमें फ्लॉ था। हर हारने वाली जमात ने उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। तो अगर आपने उसी तरीके को फॉलो करना है जिस अंदाज से वो पहले हुए थे, सो अगले इलेक्शन की क्या गारंटी है कि वो साफ और शफाफ होंगे? सो अगर आपके पास एक तरीका है कि आपने ईवीएम का बोला कि अगर ईवीएम के जरिए ये चीज़ इंश्योर की जा सकती है काफ़ी हद तक कि इंतखाबात की शफाफियत को बेहतर किया जाए, बरकरार रखा जाए, ज़्यादा उसको इम्प्रूव किया जाए, सो उसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में कई जगह पे चल रही है, कुछ ममालिक ने इसको चलाया और वापस चले गए, उनका अपना एक आर्गूमेंट हो सकता है। भारत जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पे कई फेजेस में और कई महीनों पे मुहित होते हैं इलेक्शन, वहाँ पे ये चीज़ जो है वो काम कर रही है। और एक आर्गूमेंट ये था कि जी पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग इतने शायद टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है या इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए वक्त चाहिए, सो उस पर भी शिबली फराज साहब ने एक्सप्लेन किया कि एक महीने में 60,000 मशीनें बनाई जा सकती हैं अगर फैसला कर ले। आइन के तहत इलेक्शन को साफ और शफाफ कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने कानून पास किया, उस पर अमल दरामद करना ये जिम्मेदारी इदारे के ऊपर आ जाती है। इलेक्शन कमीशन का काम है, चाहे वो पर्ची के जरिए इलेक्शन कराता है, चाहे ईवीएम के जरिए कराता है। लेकिन क्योंकि पर्ची के जरिए हमने देख लिया कि 70 के बाद जितने इलेक्शन हुए सब पे सवालिया निशान है। सो अब अगर आपके पास एक वे आउट है, सो उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसको आउटराइट उसको रिजेक्ट आप कर दें। सो माय पॉइंट इज दैट कि अपोजिशन भी अगर ये बात कर रही है, सो ये इंतखाबी इस्लाहात खाली तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। आज अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है, कल कोई और जमात भी आ सकती है। सो ये सारी जमातों के लिए ये बराबर की एक चीज़ होगी। मेरे ख्याल में इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और इलेक्शन आम इंतखाबात से पहले एज अ पायलट आप इसको दीगर इंतखाबात में, ज़िमनी में या लोकल बॉडीज़ में इस्तेमाल करके देख सकते हैं, कुछ छोटे उस पर। और इलेक्शन कमीशन ये काम कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ये कोई नई चीज़ नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है। लेकिन पॉइंट इस कि उस पर आप आर्गूमेंट ज़रूर दें, लेकिन उसको बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर देना ये किसी तौर पर भी जो है वो मेरे समझना में ना आने वाली बात है। ठीक है, हुमायूं साहब, आपको क्या लगता है अभी जो बताया जा रहा है कि इस वक्त जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के 36 निकात की रोशनी में इसको तैयार किया गया है, फिर इतना खौफ क्यों है? अपोजिशन क्यों एक अपना एजेंडा लेके चलना चाह रही है और उनका ये कहना है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो तब हम ये रिफॉर्म्स करेंगे? मेरा ख्याल है जी, जमहूरियत का हुस्न यही है कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो। ये बड़ी पुरानी बात हो गई, हम हमेशा ही कहते हैं जमहूरियत का हुस्न ये है, जहाँ पे एग्रीमेंट हो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट भी होता है। तो इसकी जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ये बिल पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है और अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। उससे पहले के फेजेस में बहुत सारे एतराज़ात हो सकते थे, अभी भी वो इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। अभी भी वो शायद कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली जो है वो कोर्ट में भी चले जाएंगे, जिस तरह को अपोजिशन ने कई मौकों पे कहा।
तो कोर्ट भी शायद उसके ऊपर जो है ना अपनी मोहर साबित कर दे, क्योंकि ये पार्लियामेंट ने इसको लेजिस्लेशन के बाद किया। रही बात जिस तरह शहजाद कह रहे थे कि इसमें मुख्तलिफ मुल्कों ने इसको एग्री किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और किसी ने उसको रोल बैक भी कर लिया। तो पॉइंट ये है कि आपके जो एतराज़ात हैं उसको आप हर फोरम पे, मैं अपोजिशन की बात करूँ, उसको उजागर करें और बताएं कि कौन से ऐसे एतराज़ात हैं जो कि ठीक नहीं हो सकते, हाँ। उस पर डिबेट और करें। इसकी तो दावत भी बार बार दी जा रही है, हर उनको मौके कहा पे जा दी रहा जा है कि आप चुकी। आए बैठें बताएं हमें। लेकिन चूंकि ये तनकीद बराए तनकीद का जो है वो जमहूरियत के अंदर भी जो है एक प्रोविजन है, तो मेरा ख्याल है अपोजिशन उसी के साथ खेल रही लेकिन है, इट्स उसको खेलने नथिंग दें। न्यू हमायूं साहब, ये पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, एक लंबी लिस्ट है जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली और एक यूएन पॉइंट के अगर जरिए मैं हो रहा है। ऐड कर दूं, सिर्फ हमारे साहब ने सही ये पॉइंट आउट किया कि अपोजिशन ने क्या उसके चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है आईने पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून जो इस्लाम के या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ बन गया हो उसको स्ट्राइक डाउन करने की भी ताकत रखती है। लेकिन कोई ऐसा कानून, ये तो बहरहाल अदालत उज़्मा का इस्तेहकाक है और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून जिससे बेहतरी है और आईने पाकिस्तान की रूह के और हमारी आइडियोलॉजी के रूह के मुताबिक है, सो हम ये सेफली कह सकते हैं कि अदालत उज़्मा यकीनन ये बात पूछेगी अगर ये अपोजिशन लेके गई कि भाई इस कानून से किस चीज़ की वायलेशन हो रही है। अगर मकसद है इंतखाबात की शफाफियत का, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई अमर माने ऐसा नहीं है कि इस पर कोई ऐसा खतरनाक बात हो सकती है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी, इसमें पेपर ट्रेल भी होगा, ये उसका पेपर ट्रेल बैकअप होगा। और दूसरा, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 अप्रूव हुआ, इसमें जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज जो कि मेरा ख्याल है सबके लिए होनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है वोटिंग का राइट दिया गया। कल भी हमने इस हवाले से उसके बात की ऊपर जो बड़ी है डिटेल वो में। पॉजिटिविटी का जो है वो आंसर भी है, उसको मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ नेग्लेक्ट इस वजह से किया जा रहा है कि हुकूमत इसके खिलाफ थी। लेकिन उस पर भी उनका एतराज़ है ना, थोड़ा सा खौफ उधर से भी है कि शायद बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। बाहर अभी इस ईवीएम्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इसके साथ ही एक इंटरलिंक्ड और भी चीज़ है जो आज ही एक डेवलपमेंट हुई है। हमने वो देखा कि सरवर बारी साहब जो हैं, साबिक सरबरा फैफन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं, आप सुन लें, फिर वापस आकर उस पर भी बात करते हैं। फ्री इलेक्शन से बुनियादी तौर पर यह मुराद है कि हर वोटर जो रजिस्टर्ड है वो अपनी आज़ादाना मर्जी से फ्री विल के साथ वोट डाले। 2013 के इंतखाबात के बाद पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए थे क्योंकि काफ़ी गड़बड़ हुई थी। फार्म 14 बहुत ज़्यादा मिले ही नहीं थे और हमारे पास ऐसे फार्म 14 मौजूद हैं जिनकी गिनती गलत थी या वो आम सफ़ेद कागज़ पर तैयार किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने रातों रात बगैर बताए जो नंबर थे पोलिंग स्टेशंस के वो चेंज कर दिए और इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस को मर्ज कर दिया। एक कंसेंसस मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने कमिटमेंट की हुई है कि हम बार बार पायलट करेंगे, ईवीएम को इस्तेमाल करेंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम को करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए करेंगे, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा पायलट किया, उसके बाद ख़त्म कर। काश के इलेक्शन कमीशन ने ये सारे पायलट किए होते तो आज हमारे यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिबेट हो रही होती, ज़्यादा बेहतर हम बिल लेके आ सकते थे। ह्यूमन एलिमेंट है वो मशीन की वजह से बहुत मिनिमाइज हो गया है। सिर्फ एक पहला स्टेप है जहाँ पर ह्यूमन जो है वो इंटरेक्शन होगी, बाकी सारा प्रोसेस मशीन ने करना है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और काबिल एतमाद शहरियों के इंतखाबी मुशाहिदा ग्रुप यानी फाफन को ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो कि TDA है के नाम ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। TDA ने बगैर अपने बोर्ड से पूछे हुए और मेंबरान की इजाज़त के बगैर इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के अकोमोडेशन और ट्रैवल के अखराजात बर्दाश्त किए, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन बनती है। ना सिर्फ उनके बल्कि उनके फैमिली के भी जो अखराजात हैं, महंगे होटलों में रहने के वो अदा किए हैं। एक कॉन्सेप्ट है पैरेलल वोट टेबुलेशन। 13 के इंतखाबात में जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला है कि इसका डेटा फज किया गया था। ये वीडियो आपने देखी और इस हवाले से चौधरी फवाद साहब का एक ट्वीट भी आज आया जिसमें उन्होंने कहा कि फाफिन के साबिक सरबरा सरवर बारी ने
फाफिन के मकामी होटल में हुकूमत मुखालिफ कॉन्फ्रेंस के फंडिंग और वर्किंग को लेकर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। मैंने इकनॉमिक अफेयर डिवीजन और FIA को हदायत की है कि इन इल्ज़ामात पर तहकीकात करें और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। शहजाद, आपकी तरफ आऊँगी। ये जो NGOs होती हैं, TDA के हवाले से भी बात हो रही है, फंडिंग करते हैं, ओवरऑल जब इलेक्शंस होते हैं इनका बड़ा असर होता है पब्लिक के ऊपर भी, ओवरऑल भी लोगों की रायामा जो है उसको हमवार करने के लिए बड़ा ही असरअंदाज होते हैं, सर्विस करवाते हैं। तो जब फंडिंग का इशू है, ये वाकई बहुत सीरियस किस्म का इशू है जो सरवर बारी साहब इस वक्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, सरवर बारी साहब इस वक्त एक विसल ब्लोअर के तौर पर सामने आए हैं और सरवर बारी साहब कोई आउटसाइडर नहीं है, उसी तंजीम में वो बहुत अरसा काम करते रहे हैं, तो उनको यकीनन इनसाइड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी और हम कोशिश करते हैं कि उनसे हमारा रब्ता भी हो जाए और उनसे हम डायरेक्टली भी बात करें, कि सवाल के सवाल पूछें। बट पॉइंट इस के आपने सही कहा कि ये जो तंजीमें हैं ये बहुत असरअंदाज होती हैं। इलेक्शन के ऊपर इनकी रिपोर्ट पर रिलाई किया जाता है, मीडिया उसको हाईलाइट करता है, लोगों की पब्लिक ओपिनियन ये बनाते हैं। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, मेरे ख्याल में ऐसी तंजीमों को सबसे पहले तो किसी भी ऐसी कॉन्फ्रेंस एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी किस्म की फेवर मिल रही है। सो आप पे इल्जाम लगेगा कि अगर आप इस वक्त अपोजिशन के साथ कोई मिलकर कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मतलब आपको महसूस हो कि आपकी ये हुकूमत मुखालफत में ये बात जा रही है, सो उसकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठेगा। तो वो लोग यकीनन इस पे सवाल करेंगे कि आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। आपका काम है कि इलेक्शंस के अंदर जो इरेगुलरिटीज हैं। सेकेंडली, जो सरवर बारी ने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स या जो भी हाई ऑफिशियल्स को जो फेवर्स दिए हैं उन्होंने, आप बेसिकली एक प्राइवेटली अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं। आप उनके इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को देखते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ है, कौन उसमें कसूरवार है, क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई नेग्लिजेंस शो की है या विलफुली कोई आपने ऐसा काम किया है। तो जब आप उनके साथ इतने क्लोज कोऑर्डिनेशन या बल्कि मैं वर्ड यूज करूंगा कनाइवेंस के साथ काम करेंगे, उनको फेवर्स देंगे, सो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। मेरे ख्याल में ऐसी तंजीमें अगर काम कर रही हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पे अगर कोई सवाल उठ जाता है तो वो जो डाटा बना रही हैं और उसको मीडिया वाले उठा रहे हैं उसकी क्या हैसियत होगी, कौन उसको वो करेगा। यानी वही क्वेश्चनेबल हो गया ना। Exactly. आप बाकी सारी चीज़ों पे जो बात कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे देखा जाए और इन सारी चीज़ों को किस तरह से निपटा जाए। अब फवाद साहब तो कह रहे हैं कि इस पर सारी तहकीकात का आगाज़ जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा और हमने ऑर्डर्स कर दिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमायूं साहब मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। सरवर बारी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हम उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं कि ये सारी इसकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये बताइएगा, ये वीडियो हम देख रहे थे, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इल्ज़ामात संगीन किस्म के इल्ज़ामात इस वक्त सामने आ रहे हैं, सर मुझे इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दें और आप ज़रा हमें बता दीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, इसकी ज़रा हकीकत हम आपसे समझना चाह रहे हैं। जी, मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल। सर ये जो कॉन्फ्रेंस आपने की है इसमें जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि इसके हवाले से ज़रा हमें थोड़ा सा आप मज़ीद बता दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है। देखिए, जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बुनियादी बात जो हम करना चाह रहे थे, एक तो जो TDA है, एक NGO है, ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, वो TDA के नाम से वो सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम करता रहा है फाफन जी। और फाफन जो है, फाफन एक नेटवर्क है 40 से ज्यादा NGOs का जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है। तो TDA जो है वो फाफन का नाम यूज करते हुए या मिस यूज करते हुए जो बहुत सारे काम उसने किए हैं बगैर परमिशन के, अपने बोर्ड को नहीं बताया, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म नहीं किया, और अभी हाल ही में हमें पता चला है, तो वी थॉट कि हमें ये चीज पब्लिक करनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जो पहली बात हमारी सामने आई थी वो अक्टूबर की बात है कि फाफन के नाम पे, चूंकि फाफन एक इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, तो एज अ ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ ECP को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ECP के जो ऑफिशियल्स हैं उनके कोई रहने सहने के और जो सफरी अखराजात हैं या इस तरह के जो मामला हम नहीं कर सकते, वो अनएथिकल है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। ये जो TDA है उसकी मैनेजमेंट को ये नहीं करना चाहिए था, और अगर वो करना चाहते थे तो उसके लिए जरूरी था कि परमिशन लेते, जाहिर है फिर हम परमिशन ना देते, लेकिन उन्होंने ये चोरी छुपे काम किए हैं विच वाज लीक्ड आउट टू अस,
और हमने ये फिर टेकअप किया। फिर जाहिर है जब आप एक चीज़ उठाते हैं तो फिर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कुछ और अगर गलत किया हुआ है, तो हमें और बहुत सारी चीज़ें अनअर्थ हो रही हैं जो हम ग्रेजुअली पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। तो वी आर बेसिकली, मैं एज अ फाउंडिंग मेंबर, वी वर द फर्स्ट डोनर ऑफ फाफन एज वेल। तो हम समझते हैं कि वी मस्ट एक्ट एज अ विसल ब्लोअर। जी। तो हमने एक विसल ब्लो की है कि जो टीडीए के मामलात हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फाफन को टीडीए के चुंगल से आज़ाद करना चाहिए। तो उसी हवाले से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक ठीक। आपकी इजाज़त से एक दो जी, सवाल जी। अगर मैं बारी साहब Sure. से करना चाहूँ। माही साहब, बारी साहब ये फंडिंग कौन करता है टीडीईए को? देखिए, जो टीडीए है उसके बहुत सारे डोनर्स हैं। एक तो यूएसएआईडी है, उसके अलावा जो है ये डच गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, अमेरिकन कुछ एनजीओज हैं, इंटरनेशनल एनजीओज हैं। तो मामला ये है कि सारे लोग फंडिंग तो लेते हैं, लेकिन इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन। ठीक। अच्छा सर, मैं इनकी ऑडिट रिपोर्ट देख रहा था लास्ट ईयर की, तो तकरीबन मोर देन 300 मिलियन के इनके पास फंड थे, यानी कि 33 करोड़ से ज़्यादा का। ये फिगर ठीक है? जी जी। अच्छा सरवर साहब, सर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अब फवाद साहब जो हैं वो फौरी तौर पर उन्होंने इसका नोटिस भी लिया है, जो आपकी तरफ से चीज़ें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि एफआईए को हमने हदायत भी कर दी हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, तहकीकात आगे बढ़ेंगी। तो आप ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीडीए के मामले को किस तरह से इन्वेस्टिगेट आगे किया जा सकता है? मेरा ख्याल, मैंने फवाद चौधरी साहब का बयान नहीं देखा, लेकिन जो जहाँ तक मेरी मालूमात है वो तो उन्होंने जो एक और जो फंडिंग की है टीडीए ने, जो सरीना होटल में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, वो उसके हवाले से कह रहे हैं। ठीक है, उसके हवाले से ये बात हो रही है। तो सर ओवरऑल अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, टीडीए के रोल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से फंडिंग की जा रही है, इनकी रोकथाम तो होनी चाहिए ना। अगर आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे, ओवरऑल हम एनजीओज़ के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि वो आवाम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, खासतौर पर इलेक्शन के हवाले से। जब पीछे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होंगी कि फंडिंग वो कर रही हैं, तो जिम्मेदार तो वो है ना। ओवरऑल मुझे बता दीजिएगा कि किस किस्म की तहकीकात आप लोग डिमांड करते हैं कि होनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है इस सारे इशू को जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान में जो भी फॉरेन फंडिंग आती है, कुछ तो रियासत को मिलती है या हुकूमती इदारों को मिलती है और कुछ एनजीओज को मिलती है। ठीक है। और एनजीओज को मिलने वाली सब ग्रांट जो है वो ईएडी के थ्रू आती है, जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक तो ये सिंपली है कि ईएडी नोटिस ले इसका कि जो फंडिंग आ रही है वो आखिर ईएडी के चैनल से होके आई है, तो उसको देखा जाए कि वहां से कैसे आ गई इस तरह की फंडिंग। जी। जो पॉलिटिकल नौयत की चीजें हैं, पार्टी पॉलिटिकल नौयत की चीजें हैं, वहां तक कैसे चली गई। तो एक तो ईएडी की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है। और दूसरा, जो बाकी पाकिस्तान के अदारे हैं वो भी करें, और ये एनजीओज के अंदर जो मामलात हैं उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। कि मतलब एनजीओ में अगर कोई शख्स 12 लाख सैलरी ले रहा है, 10 लाख सैलरी ले रहा है, तो ये बिल्कुल एक शर्मनाक बात है। ठीक है सर, आपका चूंकि बहुत ज़्यादा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, फवाद साहब भी जिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, आपने खुद पॉइंट आउट किया, एक तो ओवरऑल भी उन्होंने बात की है, सरीना के हवाले से आपने बात की। अगर स्पेसिफिक आप इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या नहीं होनी चाहिए जब इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सरीना वाला वाक़या आप इस वक्त कोट कर रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त तो बहुत सारी चीजें चल रही है, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं आज बिजी था सारा दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके अरेंजमेंट में, फिर करने में, फिर बाद में टीवी चैनल्स के सामने मौजूद हूँ। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो टीडीए ने फंडिंग की है, सिर्फ वो इशू नहीं है कि उन्होंने जो सरीना होटल में जो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है, उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान भर में जो सूबाई कैपिटल है वहां पर भी इसी तरह की अजलास किए गए, उनको भी फंड किया है उसने। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो जो तकसीम की जा रही है, उसका कोई ऑडिट, कोई उसका हिसाब किताब वो ईएडी कर सकता है, नैब कर सकता है, कोई और अदारा कर सकता है। तो वो
जो भी अदारे हैं पाकिस्तान की रियासत के, वो अपना रोल अदा करें उसमें। और जो भी गंद है वो देखें, गंद सारा जो है करप्शन है या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, या फिर मतलब मार्केट से ज्यादा आप रेट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। मतलब ये एनजीओ सेक्टर में लाखों रुपए सैलरी लेना अजीब लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस किस्म का इशू है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद, एक तरफ तो कॉन्फ्रेंसिंग है, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ईवीएम्स के हवाले से बात कर रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात आप होने ही देना नहीं चाहते। यानी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, कितना अजीब मज़ाक़ खेज़ सा है कि ये शैतानी मशीन है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो इस जो स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत अहम अहदों पे रह चुके हैं, तो इस किस्म के ज़बान तो इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं सिर्फ मुख्तसर सरवर बारी साहब की बात पे कमेंट करना है, फिर मैं चाहूँगा हुमायूं साहब भी इस पर इज़हार ख्याल करें कि ये जो बात कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए तनख्वाह, 12 लाख रुपए तनख्वाह, और फिर ये कि मिस यूज़ ऑफ फंड्स जो बाहर से बैरून मुल्क से फंडिंग आ रही है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। और आज फवाद चौधरी साहब ने भी जो ट्वीट किया है वो भी सही है कि सारी फंडिंग जो है फनल हो रही है थ्रू इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, और इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की ओवरसाइट इस पे यकीनन होनी चाहिए। अब वो अगर एक के बजाय उन्होंने कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करवा दी हैं, सो हमारे लोग, क्या उनको ये इल्म नहीं है उन्होंने क्यों कराई? क्या अभी तक फैफन को या TDEA को कोई नोटिस गया है? क्या उनसे कोई सवाल किया गया कि आपने ये क्यों, मिनिस्टर को क्यों इंटरवीन करना पड़ा? ये तो ऑटोमेटिक आपका एक मैकेनिज्म तय होना चाहिए था, यानी कि मिनिस्टर साहब कोई ऑर्डर करेंगे तभी कोई काम होगा। आपने पहले, अगर इतने आ रही है और बहुत ज़्यादा आप कंट्रोवर्शियल ये चीज़ें बन जाती हैं, तो उनको पहले हमारे वो मैकेनिज्म कहाँ चले जाते हैं कि जिसमें आपने ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को चेक रखना है। और सेकेंडली, बारी साहब बहुत अरसे से रहे हैं फैफन में, जैसे आपने खुद भी कहा और खुद भी कह रहे थे फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि एज अ विसल ब्लोअर वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और मजीद मेरे ख्याल में खुल के बात करनी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि 12 लाख रुपए तनख्वाह, तो जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सब क्वेश्चनेबल हो जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग बेहतर भी हों, अच्छे लोग भी काम कर रहे हों, सो सिर्फ एलिगेशन इस तरह मुबहम किस्म के लगाना मुनासिब नहीं है। और मेरे ख्याल में जो जहाँ तक मेरी तलात है, वो एक कानूनी जंग भी शुरू कर चुके हैं इनके दरमियान, फैफन और बारी साहब के दरमियान एक लीगल बैटल भी चल रही है, सो उससे भी काफ़ी चीज़ें वाजे हो जाएंगी कौन कहाँ खड़ा है। ठीक है, डेवलपिंग स्टोरी है, ऐसा ऐसा मालूम होगा जी। मेरे काफ़ी सारे डिसएग्रीमेंट्स थे उनकी स्पीच से, लेकिन जो आपका पहला सवाल था लीडर ऑफ द अपोजिशन का, कि ये कहना कि एक ईवल मशीन है, बड़ा ही एक मतलब चाइल्डिश वे ऑफ सेइंग इतने सीनियर बंदे का, मतलब ये एक एंटी साइंस माइंडसेट की बात हो रही है। ईवल मशीन है, आप उसके मेरिट और डीमेरिट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, ये ठीक है ये गलत है। वो जो डब्बे के अंदर से जिन निकाल के बता देना कि ये ऐसे करेगा, तो ये एक बड़ा ही, मेरा ख्याल है उनको जो है वो अपने जो अल्फाज हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए। जज्बात में भी हो सकता है। दूसरा ये जो है कि डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर कोई बंदा कितनी तनख्वाह ले रहा है, मेरा ख्याल है दिस इज़ आउट ऑफ आवर ज्यूरिसडिक्शन इन अ वे, क्योंकि वो जो उसका सेटअप होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो EAD के साथ तो हैं, वो बाय द वे EAD का बहुत स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म भी है। ये जो सवाल है कि TDA को जो है ना फंडिंग कहाँ से, उन्होंने उस फंडिंग को गलत इस्तेमाल किया, और फैफन के साथ वो थे, उनके डोनर्स का हिस्सा थे, और बाद में वो अलहदा हो गए। मेरा ख्याल है कि कोई इंटरनल बैटल है जिसका जो है आपस में वो है, लेकिन जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको देखना चाहिए कि अगर वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहे हैं जो कि इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर किसी एजेंडे को प्रमोट कर रही हो, तो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रबलसम। लेकिन ये कहना कि वो वहाँ पे 8 लाख ले रहा है, 10 लाख, मेरा ख्याल है ये, मैं तो इसको जो है ना कम्प्लीटली डिसएग्री या वो डिसरिगार्ड करूंगा, क्योंकि मार्केट का जो डिटरमिन करना है वो बहुत सारी और फोर्सेस करते हैं। ये ऐसे थोड़ी होता है कि एक बंदा 8 ले रहा है, मे बी वो इज केपेबल, कोई 50 ले रहा है। चलिए, बहरहाल ये चीज़ें जब सामने आएंगी, मजीद अनफोल्ड होगी ये स्टोरी, तो फिर हमें मालूम हो पाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसको इन्वेस्टिगेट करना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नाज़रीन, एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम स्टोरीज हैं उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या गुफ्तगू के आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं? देख कर बताइए। आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तकबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है? आप जांच कर बताइए। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ।
देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे, एक और बड़ी अहम खबर है कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं उनकी हवालगी के लिए बहुत इससे पहले बात भी होती रही है और ये कोशिश की जाती रही है कि बरतानिया के साथ, पाकिस्तान और बरतानिया का कोई ऐसा माहिदा तय पा जाए कि जिसमें उन लोगों को हम मुल्क वापस लेकर आ सकें। अब डेवलपमेंट ये है कि इस हवाले से कि वो एक माहिदा जो है वो तय पा गया है और माहिदा दोनों ममालिक के दरमियान जो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं उनका तबादला हो पाएगा। अब बहुत अहम चीज़ ये है और अवाम अब ये सोच रही है, क्या इस माहिदे के बाद नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के रहे हैं, क्या उनको भी वापस लाया जा सकेगा? क्योंकि बहुत सारे सवालात उठते हैं और बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी हैं। बार बार इस पे बात हो रही थी जब एहतसाब की बात करती है PTI की हुकूमत कि क्या वो एहतसाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस माहिदे के तहत सबसे अहम सवाल इस वक्त ये उठता है कि क्या राह हमवार हो पाएगी कि उनको वापस लाया जा सके। इस पर हम बात करेंगे। हमारे जर्नलिस्ट हैं वो हमें अपनी ओपिनियन देंगे और इसके साथ साथ मोहम्मद अमजद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो लॉ एक्सपर्ट हैं। हम उनसे भी सारी सूरत हाल को समझेंगे कि वो हमें बताएं कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, सिचुएशन असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं चाहती हूँ कि आपसे आगाज़ कर लूँ इस स्टोरी के हवाले से। ज़रा सर हमें बताइएगा अभी इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये जो मुआहदा तय पाया है, क्या ये एक्सपेक्ट करें हम कि उनको वापस लाया जा सकता है? नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की राह हमवार हो सकती है या मज़ीद इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जी श्योर, ताकि आपको इस पूरी चीज को समझ सकें पहले, तो फिर नवाज शरीफ के इशू का सवाल जो है उसका जवाब दूं। देखिए, पहले यूके का एग्रीमेंट, पाकिस्तान का एग्रीमेंट जो है यूरोपियन यूनियन के साथ था कि जो पाकिस्तानी यहाँ हैं वो ओवरस्टे कर जाते हैं, कोई जुर्म उनसे सरजद हो जाता है तो उनको उस मादे के तहत वापस किया जाता था और उसमें कोई और किस्म की डेटा शेयरिंग, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की ये वो बिल्कुल नहीं होती थी। तो यूके जब यहाँ ब्रेक्सिट हो गया, यूके ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दी, तो उनके साथ एक डायरेक्टली एक नए माहिदे की जरूरत, तो वो ये अभी हुआ है। और इसमें जो अहम जो नई चीज आई है वो ये है, और पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने इस चीज पे इंसिस्ट किया है कि जो क्रिमिनल आप डिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, उनका क्रिमिनल डेटा हमारे साथ शेयर करें। सही। देखिए, 3 किस्म के लोग हैं जिनको इस मुद्दे के तहत वापस किया जाएगा। एक हैं वो लोग जो बिल्कुल गैर कानूनी यहाँ घुसे हैं, यूके में कोई भी उनका स्टेटस नहीं था, तो इमिग्रेशन सर्विस ने यहाँ उनको अभी पकड़ लिया, तो वो वापस करना चाहते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो पाकिस्तान से रजू करते हैं और कॉन्फर्मेशन लेते हैं वाकई ये पाकिस्तानी बाशिंदा है या नहीं, और फिर वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी होती है। सेकंड कैटेगरी जो है वो ये है कि जो लोग यहाँ कानूनी तौर पे आते हैं, चाहे विजिटर आए, स्टूडेंट आए, किसी और कैटेगरी स्पाउस वीजे में, मगर वो यहाँ ओवरस्टे हो जाते हैं, तो उनको भी फिर उनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ ना कुछ रिकॉर्ड यूके के पास होता है शुरू से, क्योंकि उन्होंने वीजा अप्लाई किया होता है। ठीक है। तो मगर फिर भी अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं तो नई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है उनको वापस करने की। ठीक है। थर्ड कैटेगरी वो लोग हैं कि जो यहाँ लीगली आए हैं और वो क्रिमिनल, यहाँ उनको कोई वीजा मिला है या पक्की स्टे भी, मुश्किल स्टे भी मिल गई है, मगर उसके बावजूद उन्हें ऐसा कोई संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से उनको फॉर्मली डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उनको भी इस वादे के तहत वापस किया जा सकता है। मगर अभी जो अहम चीज आई है वो ये है कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड की डेटा शेयरिंग हमारे साथ होनी चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये कौन लोग हैं जो वापस आ रहे हैं, उनने यहाँ क्या किया है। ठीक है। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले
एक केस जो है वो उसमें काफी पब्लिसिटी उसमें आई थी कि एक पीडोफाइल था जिसने बच्चों के साथ यहाँ ज्यादतियां की थी, तो वो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई खबर ही नहीं थी, ठीक है, और वहां भी वो इन्हीं कारनामों में सरंजाम रहा और काफी अरसा दराज बाद पता चला कि वो यहाँ भी आकर वही कर रहा है जिसकी वजह से उसको यूके से डिपोर्ट किया गया। ठीक है। तो मैं आता हूँ आपके पहले सवाल की तरफ। अभी मैं नहीं समझता कि ये मुआहदा जो है डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब को अफेक्ट करता, ठीक है, Okay. क्योंकि उनकी रिमूवल का जो इशू है वो ये है, वो यहाँ कानूनी तौर पे आए हैं। उनने पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले वो खबरों में काफी बातचीत चली थी कि उनने ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 3 के बेसिस पे एक एप्लीकेशन दी है। देखो वो सारे उन प्रोसेस उन मराहिल से गुजरेंगे। अगर यूके गवर्नमेंट उनको यहाँ स्टे दे देती है तो मसला ही खत्म हो गया। अगर यूके गवर्नमेंट उनको स्टे नहीं देती तो अगला सवाल जो है वो ये है, और वो सियासी सवाल होगा, कानूनी भी है, मगर जो चीज इस चीज को डिसाइड करेगी वो ये है सियासी पॉलिटिकल विल, ठीक है, कि यूके गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती यहाँ से निकालना चाहती है या नहीं, और वो कानूनी पावर्स यूके के पास ऑलरेडी हैं अगर वो उनको वापस करना चाहें, पर फिलहाल द पॉलिटिकल विल इज देयर, और वैसे भी उनकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, इसी वजह से वो स्ट्रेट वे रिमूवेबल नहीं। ठीक है, हम जैसा यानी ये समझें कि अभी डायरेक्ट हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं जो इस वक्त लोगों की तवक्कुआत थी कि शायद अब इस तरह से होने जा रहा है, लेकिन क्या हम मुस्तकबिल में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? एब्सोल्युटली, मगर देखें ना, नवाज शरीफ साहब का जो इशू है उनकी शरीयत का तो इशू ही नहीं है। हर बच्चा जानता है कि वो पाकिस्तानी नेशनल है, ठीक है। ये जो मुआहदा है ये उन लोगों के लिए है कि जिनका कोई शुबाहत है कि वाकई वो पाकिस्तानी है या नहीं, नंबर एक। नंबर दो कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपायर हो चुकी है और उनको फिर वापस करना चाहते हैं, मगर वो खुद कोऑपरेट नहीं कर रहे पाकिस्तानी एम्बेसी, और वो खुद अप्लाई नहीं कर रहे पासपोर्ट के लिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़े वाज़ेह तौर कहा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो हम उनको वन वे ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे। सो इस मुआहदे का मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली उनसे ताल्लुक है, मगर इट कुड बी इसके जरिए एट द एंड ऑफ द डे कि अगर उनकी यहाँ स्टे नहीं होती तो इसी मुआहदे के तहत फिर यूके गवर्नमेंट पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता करेगी और कहेगी इनको डॉक्यूमेंटेशन जारी करें ताकि हम इनको वापस पाकिस्तान कर सकें, और उस सूरत में ये मुआहदा जो है बेनिफिशियल हो सकता है। मगर मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से कल ही कोई हम तवक्को रख सके कि नवाज शरीफ साहब को वापस किया जाए। ठीक है जी शहजाद, आप मैं कुछ सवाल एक करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। ये जरा मुझे बता दें कि आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले एक फ़्लाइट आई थी इलीगल इमिग्रेंट्स जो वहाँ पे जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उसको नहीं आने दिया और उसके बाद 2 महीने बाद फिर वो फ़्लाइट आई और वो सारे लोग आ गए। तो ये लोग कैसे आते हैं फिर? मतलब अगर एक शख्स है, एक आम आदमी है, वो ओवर स्टे कर जाता है या किसी वजह से उसके पास वीज़ा नहीं है, और तो यूके अथॉरिटीज़ जो हैं वो फौरी तौर पर उसको डिपोर्ट कर देंगी, पाकिस्तान भिजवा देंगी, रिगार्डलेस आपका एग्रीमेंट है या नहीं है। और जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी जराइम किए हैं, वो उसके लिए आप ये एग्रीमेंट का वेट करते हैं या फिर उनको आप रिलैक्सेशन देते हैं। तो ये कैसा दोहरा म्यार हुआ? देखिए, इशू अगर किसी के पास करंट वैलिड डॉक्यूमेंट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट है, तो जब उनका वीजा यहाँ एक्सपायर होता है और वो इमिग्रेशन सर्विस के हाथ चढ़ते हैं तो वो तो उसी वक्त उनको रिमूव कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जरूरत और पाकिस्तान एम्बेसी। सर दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम आस्किंग कि सबको पता है कि ये साबिक वजीर आजम कहाँ रहते हैं, अकदार साहब किधर रहते हैं, बाकी लोग उनके साथ जो मौजूद हैं वो कहाँ रहते हैं, तो उन पे नजर नहीं पड़ती यूके इमिग्रेशन की? बिल्कुल पड़ती है सर, मगर देखे ना, उनने वो ये वाज़ेह हुआ है कि उनने कोई एप्लीकेशन दी हुई है आर्टिकल 3 के तहत। तो पहले उनने शायद जो विजिटर आए थे नवाज शरीफ साहब अपनी ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद जो है उनने कुछ एक्सटेंशन ली होगी। दरमियान में ये भी था कि यहाँ वो कोविड एक पॉलिसी चलती थी जिसके तहत ऑटोमेटिकली विजिटर वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किए जाते थे। तो वो जब उसका खात्मा हुआ तो कुछ 4-6 माह पहले ये खबर चली थी कि उनने एप्लीकेशन दी है आर्टिकल 3 के तहत। तो जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, और मेरे ख्याल में वो डिसाइड हो गई थी, मगर जब तक उसका अपील प्रोसेस खारिज नहीं होता तो
बिल्कुल यूके गवर्नमेंट को पता है नवाज शरीफ साहब इस बेसिस पे यहाँ मौजूद हैं। और एक ऐसा शख्स जो यहाँ पाकिस्तान में मर्डर करेगा और यूके चला जाएगा, यूके नेशनल होगा, वो भी वापस आ सकेगा इस एग्रीमेंट के तहत? है तो टू वे एग्रीमेंट, मगर यूके प्रोबेबली इन दोस सर्कमस्टांसेस कुछ गारंटी मे भी मांगे कि उनकी ट्रायल जो है फेयर एंड प्रॉपर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, ठीक है, मगर इट इज अ टू वे एग्रीमेंट। और देखें इससे हट की जो चीज है ना वो है एक्सट्रेडिशन। दिस इज जनरली अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस तरीके से हम इन लोगों के साथ निपटेंगे, मगर दैट बिकम्स अ सेपरेट एक्सट्रेडिशन दो इशू जो देयर इज अ फॉर्मल एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट यूके और पाकिस्तान के तहत दरमियान है नहीं। तो इसी तरह इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही ये इस निज़ाम को चलाते हैं। और अभी तक मेरे इल्म में तो नहीं है कि यूके से कोई पाकिस्तान में कोई जुर्म करके यूके में आया हो और उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया, ठीक है। अगर वीजा ओवरस्टेयर है यहाँ तो उनको तो ठीक है, वो वापस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूके नेशनल है, ड्यूल पाकिस्तानी और यूके नेशनल है, या जिसको यहाँ इंडेफिनिट लीव कोई वीजा स्टेटस है, उसको इन एग्रीमेंट के तहत मेरे इल्म में नहीं है कि वापस किया गया हो पाकिस्तान। ठीक है। हुमायूं साहब, आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? जो सारी लीगली इसमें जो पेचीदगियाँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं टेक्निकल, वो तो अमजद साहब समझा रहे हैं हमें। मेरा ख्याल है अमजद साहब ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर जो है तबसरा किया। उसमें जो चीज़ पाकिस्तान के लिए जिस तरह पॉलिटिकल क्वेश्चन आपका था, वो सबसे अच्छी जिसको इसको अगर आप उनकी दो प्रेस रिलीजेस भी देखें जो ब्रिटिश एम्बेसी ने यहाँ पे की थी, उनके यूके के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे होम डिपार्टमेंट के, जब वो आके वापस गए, उन्होंने कहा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयरिंग जो है ना, दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट थिंग दिस इज हैपेंड इस एग्रीमेंट के तहत, कि हम अपने उनको बता सकते हैं कि किस बंदे ने पाकिस्तान में कौन सा क्राइम कमिट किया, और अगर वो वहाँ पे जा रहा है तो वो उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और अगर उन्होंने जिस तरह वो पीडोफाइल का जिक्र किया एक आया और उसका हमें पता नहीं था और यहाँ पे भी वो क्राइम कमिट करता रहा, तो ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयरिंग है, मेरा ख्याल है ये सबसे अहम नुक्ता है इसका। दूसरा, उसके बाद जो बाकी चीज़ें आप बता रहे हैं ना कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट जाता है, कोई ओवरस्टे कर जाता है, वो भी बहुत अहम है। उसका नुकसान फ़ायदे हम उसके ऊपर दो राय कर सकते हैं, लेकिन जो आपका तीसरा सवाल था बड़ा अहम कि क्या जो पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स हैं, जिस तरह हमारे पॉलिटिकल जो वहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब हैं या इसहाक डार साहब हैं, मेरा ख्याल है ये एग्रीमेंट एक पहला स्टेपिंग स्टोन होगा कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आपका आज से पहले तक कोई एग्रीमेंट नहीं था, अब शायद इसकी बेसिस के ऊपर हम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी उनके साथ साइन करने की नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वंस बोथ आर डन, मेरा ख्याल है कि पहला स्टेप हमने अच्छा कर लिया। सेकंड स्टेप में अगर हम उस चीज़ को वो कर लेते हैं तो वो उनका आना भी जो है इसी एग्रीमेंट के तहत ही होगा। जब नहीं होगा तो इसी एग्रीमेंट के तहत ही होगा। मेरा ख्याल है दिस इज अ वेरी गुड अचीवमेंट जो दोनों गवर्नमेंट ने कर लिया, और ये अभी हुई नहीं है बाय द वे, ये परसों एग्रीमेंट तय हुआ, अब ये पाकिस्तान की कैबिनेट के सामने पेश होगा, उसके ऊपर डिलिब्रेशन होंगी, कुछ पॉइंट्स जो फर्दर ऑब्वियसली इसका प्रोसेस होगा, तो ये एंड तक मोस्ट लाइकली ये है जो ये अप्रूव होगा पाकिस्तानी साइड से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट यूके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, और इनकी ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट ओपिनियन है बहुत अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम कुछ मजीद इश्यूज़ भी आपके सामने लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी और अहम खबर है जो हम इस सेगमेंट में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के हवाले से कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये जो बिल है ये मंजूर कर लिया गया है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारी सहाफ़ी बरादरी को बहुत सारी शिकायत रहती हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, बहुत सारे इशूज़ भी हैं ऑब्वियसली उनके लिए। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट जो है ये इक़दाम कर रही है। जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमें फ़ेक न्यूज़ और जाली ख़बरों जैसी चीज़ें जो है इसको हमने रोकना है, इसको कंट्रोल करना है, और जिस तरह से बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में किया जाता है हम उसी तरह से उसको भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। फवाद साहब का एक पिछले दिनों भी बयान था, बल्कि वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से वो बात करते रहते हैं कि इस वक्त जो है वो चेंज हो गई हैं सारी चीज़ें और ये बयानिए की जंग है, अब उसको हमें जीतना है। तो ये हम इस तरह से मादर पिदर आज़ादी नहीं दे सकते हैं अपने मीडिया को। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो तय करने और उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी उठते हैं। लेकिन सहाफ़ती बरादरी के लिए जब इस किस्म की खबर आती है तो मेरा ख्याल है कि उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है कि सिर्फ कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हो भी रहा है तरक्की याफ्ता ममालिक में, उसके साथ साथ सहाफ़ियों के लिए ये भी काम किया जा रहा है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। और ये जो बिल है ये इसका मुँह बोलता सबूत है। इसके बाकी फ़ीचर्स क्या है, इस बिल के तहत कितना तहफ़्फ़ुज़ मिल पाएगा हमारे जर्नलिस्ट को, उस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त ऑन अब्बास साही साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर PTV न्यूज़, करंट अफेयर्स और PTV वर्ल्ड हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वो हमें बता पाएंगे सारी सिचुएशन को वो किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहन साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि बार बार हमारी जो जर्नलिस्ट हैं वो आवाज़ें तो ये उठाते हैं कि हमारे लिए काम नहीं हो रहा है या हमारी कुछ पाबंदियां आयद की जा रही हैं जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इतना इम्पॉर्टेंट काम इस गवर्नमेंट ने कर दिया है, प्रोटेक्शन बिल जो इस वक्त आ गया है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कितना बड़ा कदम है और कितनी अच्छी खबर है हमारे सहाफ़ती बरादरी के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बिल है और पाकिस्तान में बहुत दिनों से हमारे जो जर्नलिस्टिक हल्के थे उनकी डिमांड थी इस तरह का बिल लाने की, और बड़ा इस पे काम हो रहा था। जो सबसे अच्छा ये काम इसमें किया गवर्नमेंट ने कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इस पे कंसल्टेशंस की हैं और उसके बाद उसको लेके आए। इस बिल को अगर आप देखें तो इसका एक एक लफ्ज, एक एक शिक जो है वो जर्नलिस्टों के, सहाफियों के हक में है। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, ये उनकी ट्रेनिंग की बात करती है, ये उनकी जॉब सिक्योरिटी की बात करती है, ये उनका जो क्रेडिबिलिटी है उसकी बात करती है कि सोर्सेज जो है वो कोई उनसे ये नहीं कहेगा कि अपने सोर्सेज को डिवेल्ज करें, लोगों को बताएं। फिर एक जो बहुत अच्छा काम किया है इस बिल ने कि जर्नलिस्ट को डिफाइन कर दिया है, ये बड़ा बहुत जरूरी, मीडिया वर्कर को डिफाइन कर दिया, नॉन जर्नलिस्ट को डिफाइन कर दिया। क्योंकि जिस तरह का ये सारे हम इस वक्त जो सोशल मीडिया है और इंटरनेट है और इनके आने के बाद जो बहुत सारे लोग हमारे इंफॉर्मेशन जो इकोसिस्टम है उसका हिस्सा बन गए और हमें समझ नहीं आती कि जर्नलिस्ट कौन है, एक्टिविस्ट कौन है और कौन है जो सिर्फ अपना एजेंडा पुश कर रहा है। तो इस बिल ने ना सिर्फ जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ बल्कि जर्नलिस्ट को एक आइडेंटिटी भी दी है, जो अभी आजकल के दौर में बड़ा एक जरूरी कदम था। क्योंकि हर बंदे के पास सोशल मीडिया है, हर बंदा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और फिर हर बंदा चाहता है कि उसको वो राइट्स मिले जो एक जर्नलिस्ट को मिलते हैं। तो जर्नलिस्ट ने तो पूरा एक प्रोसेस करना होता है और उसके बाद खबर देनी होती है। बिल्कुल सही, ये रोजी रोटी है। लेकिन वह इसको इसी तरह समझ लें कि जिस तरह आप सारे लोग लॉ की एजुकेशन तो ले सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक जो है वो लाइसेंस देती हैं कोर्ट्स, उसके बाद आप कर सकते हैं। उसके बगैर आप जो है अपने चाहे 12 लॉ किया हो, चाहे आपने 10 साल की लॉ की डिग्री की हो, आप नहीं कर सकते। तो ये इट्स अ वेरी गुड जो है वो बिल है। और जो आपने जिस तरह कहा उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबीइंग, उनकी वेलफेयर और फिर उसमें उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी बात की गई है। तो ये बड़ा अहम जो है एक माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है इस गवर्नमेंट ने, जो है उसको उनके थ्रू हमें हुआ PTI की हुकूमत में। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ट्रेनिंग वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है शहजाद। हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम ही ये होता है कि आप ट्रेन नहीं होते हैं, फिर जिस किस्म की चीज़ें आती हैं बाहर और सोशल मीडिया पर या मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि हमें फिर शिकायत होते हैं। अगर मैं नूर मुकद्दम वाले केस की बात कर लूँ या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, वहाँ पर हमें ट्रेनिंग का फुकदान नज़र आता है। एडिटोरियली भी हमें जो खबरें आती हैं मीडिया पर, वहाँ पर भी हमें फुकदान नज़र आता है। तो ये इसका क्या किस कदर इम्पैक्ट इसका आप देखते हैं? देखिए ये डिबेट हम पहले भी काफ़ी कर चुके हैं कि जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के साथ साथ जो एक एक्सपीरियंस है, जो एक प्रोसेस से ऑन साहब मौजूद हैं मेरे साथ,
जिस प्रोसेस से आप गुजरते हैं कई सालों पे, लेग वर्क करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, जो सीनियर आपके हैं उनसे आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, सो उस एक्सपीरियंस में जो आपकी ट्रेनिंग है उसका नेवल बदल कोई नहीं हो सकता। आप आज जितने हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो मीडिया स्टडीज़ कर रहे हैं उनको बिठाएं, उनको आप 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की ट्रेनिंग दें, उनको फील्ड में लेके आएँ, सो वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती जो एक एक्सपीरियंस से आपको हासिल होती है। सो लेकिन कहीं ना कहीं से आपको आगाज़ ज़रूर करना है। और एक मैं ऑन साहब की भी ओपिनियन इस पे चाहूँगा कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि वकील को जब तक लाइसेंस नहीं मिलता वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सो बिल ने डिफाइन कर दिया जर्नलिस्ट कौन है, नॉन जर्नलिस्ट कौन है, लेकिन मतलब पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि आपकी बॉडीज़ हैं, जर्नलिस्टिक बॉडीज़ हैं, प्रेस क्लब है, सो असूलन तो ये होना चाहिए कि इस्लामाबाद में अगर कोई भी जर्नलिस्ट काम कर रहा है, अगर वो प्रेस क्लब का मेंबर है, उसको कोई सर्टिफिकेशन मिली भी है, वहाँ से सर्टिफाई किया गया है कि ये जर्नलिस्ट है और ये काम कर सकता है किसी चैनल के साथ, किसी अखबार के साथ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, तब आपको होगा कि वाकई इसके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन है जिसके तहत ये काम कर सकता है। इसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कम से कम आप पे एक ऑथेंटिसिटी की एक मोहर आप पर साबित हो जाएगी, उसका आप चेक भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल उन्होंने सही बात की कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो या तो एक्टिविस्ट हैं या किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, सहाफत से उनका ताल्लुक नहीं, लेकिन अपने आप को साफी कहते हैं और वो लोगों की ओपिनियन को बहुत हद तक मोल्ड करते हैं। सो एक वकील जब एक गलत काम करे उसका एक इम्पैक्ट है, एक डॉक्टर अगर गलत काम करे वो इंसानी जान को ज़ाया कर सकता है। सो जर्नलिस्ट अगर इस किस्म की बात करेगा तो पूरे का पूरा जो है वो बयानिया जो है वो तब्दील कर सकता है, सोच तब्दील कर सकता है, क्योस पैदा कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि जिसके पास लाइसेंस हो वो ही सिर्फ जर्नलिज्म प्रैक्टिस करे। ठीक है शहजाद, वक्त थोड़ा कम है, हमायूं साहब आप अपनी इस पे ओपिनियन दे दीजिए, मुझे फिर साहब को दोबारा गुफ्तगू में शामिल। मेरा ख्याल है ये दोनों बातें जो ओन साहब ने की और शहजाद ने की बड़ी अहम है, हर उस ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी की, लेकिन इसमें जो इस बिल के अंदर एक और जो बहुत बड़ी अच्छी जो वो खबर है जर्नलिस्ट के लिए कि वो उन कमीशन का क़याम किया जाए जो कि उनकी ग्रीवियंस को एड्रेस करें। अदरवाइज़ जो प्राइवेट मीडिया चैनल के बहुत सारे जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भाई जो काम कर रहे थे उनको एक बैक वक्त जुम्बिश के साथ ख़त्म कर दिया जाता था उनके कॉन्ट्रैक्ट को, उनके पास कोई ग्रीवेंस का नहीं था, उनकी तनख्वाही नहीं मिल रही थी। तो ये एक ऐसे फोरम का इस बिल के थ्रू इनकाद होना मेरा ख्याल है ये एक बहुत खुशाइन बात है और उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है, ये इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और सर मुझे इस बिल के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, मुख्तसरन मैं चाहूँगी कि आप अपनी ओपिनियन, एक और बड़ा अहम इशू है मीडिया के हवाले से, इस पर भी दे दीजिएगा। बार बार फवाद साहब फेक न्यूज़ के हवाले से बात करते हैं और उन्होंने कहा कि 2003 में सदर ओबामा ने भी कहा था कि जो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं उनको भी अब आने वाले दिनों में जो इशू होगा वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मुनज़्ज़म करने का होगा। ये अगर वहाँ पर इशू है तो हमारे यहाँ तो ये इशू बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा TV चैनल्स हैं, तकरीबन 2000 से ज़्यादा वेबसाइट्स, YouTube चैनल हैं। तो सर हमारे यहाँ इसको किस तरह से इस फ्लो को मैनेज किया जा सकता है? मिलियंस ऑफ आपके ट्विटर अकाउंट्स हैं, आपके सोशल मीडिया है यहाँ पे, बिल्कुल ये बड़ा बहुत अहम, और इसी बिल की जो है वो इन चीज़ों को बहुत हद तक ये मैनेज करने में कामयाब होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जर्नलिस्ट की डेफिनेशन होगी, जब आपकी डेफिनेशन होगी, जिस तरह शहजाद ने एक बहुत अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई कि जिस तरह एक डॉक्टर अगर गलत काम करता है तो उसका लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है, जैसे एक वकील अगर कोई गलत काम करता है या अप टू द मार्क उसका बिहेवियर नहीं होता तो उसका लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। हमारे यहाँ पे जरा थोड़ा सा कि आप जितनी मर्जी फेक न्यूज़ पुश कर लें तो जरा थोड़ा सा उसमें हम जो है वो आज़ादी सहाफ़त और उन सारी चीज़ों कुछ शायद कभी कभी हम गटमट कर देते हैं कि हम अपने खुद से ही वो दुश्मन कभी कभी बन जाते हैं कि जो चीज़ें हमारी फेवर में आ रही हैं, जिन चीज़ों से हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, कि जो लोग फेक न्यूज़ को पुश करते हैं और जो लोग मेहनत करके एक खबर लेके आते हैं पूरा दिन, पूरा हफ्ता या पूरा महीना लगा के, तो उन दोनों को आप एक ही तरकड़ी में नहीं तोल सकते, उन पे एक ही किस्म की कवानीन या एक ही किस्म की मोरालिटी या एथिक्स जो है वो लागू नहीं हो सकते। तो ये बिल जो है, जिस तरह फिर उसमें हमायूं ने कहा कि इसमें एक कमीशन इंडिपेंडेंट बनेगा जिसमें ज्यादातर जो नुमाइंदे हैं वो जर्नलिस्टिक बॉडीज से लिए जाएंगे, तो इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखा गया है, आपकी वेलबींग का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात की गई है, कोई 1 साल से ज्यादा होगा। लेकिन आखिरी चीज मैं कहूंगा कि इस बिल पे अपोजिशन का शोर मचाना सेनेट में, और वो सारे हमारे दोस्त जो बाहर जब सरीना में या बड़े होटल्स में जब वो सेमिनार्स में बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वहां पे जरा उनका कंडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए वो थोड़ा सा वरीसम है।
जी ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ऑन साहब आपने आखिर में हमें इशारा किया। बहुत शुक्रिया सर। और नवाज साई साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बिल के हवाले से हम बात कर रहे थे जो हमारी जो सहाफ़ती बरादरी है उनके लिए, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के लिए ये बिल आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर हम बार बार बात करते रहेंगे। इसके अहम निकात जो हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे क्योंकि इस पर जितनी बात की जाए वो कम है। हुमायूं खान साहब, शहजाद रज़ा साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।